हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 4 वायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी तैयारी 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए स्पेशल तैयार किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस पैदा करती हैं। सेकेंड कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी इतनी गर्म होती कि इस पर रहना असंभव होता। और थर्ड कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर भूमंडलीय तापमान का कारण बन रहा है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो बात करें यहाँ पहला कथन के बारे में कि वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। बिल्कुल कथन सही है। हम सभी को पता है कि वायुमंडल में जो मुक्त हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रही हैं। सेकेंड कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी इतनी गर्म होती कि इस पर रहना संभव होता। ठीक है, पृथ्वी गर्म नहीं हो इससे गर्म नहीं होती, बल्कि बहुत इतना ठंडा हो जाती कि यहाँ पे रहना संभव होता। ये कथन गलत हो दिख रहा है यहाँ पे। थर्ड कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर भूमंडलीय तापमान का कारण बनता है। तो ये भी सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर जो है वो भूमंडलीय तापमान का कारण बन रहा है। ठीक है, इससे होता क्या ना कि देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और एक मान लेते हैं ये इस तरह से लेयर है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा ओजोन लेयर है, ये वाला। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह बढ़ने की वजह से, इसकी मात्रा बढ़ने से क्या बंद होते जा रहा है कि ये परत मोटा हो जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि देखिए, जो सूर्य से आने वाली किरणें ये पावरफुल होती हैं, तो ये क्या होता है पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं। लेकिन इसके तुलना देखेंगे कि यहाँ से जो रेडिएशन जो लौट करके जाती हैं, तो ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से देखेंगे कि बहुत कम किरणें जो बाहर निकल पाती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो इसे टकरा कर वापस ये इसी हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। जिससे क्या हो रहा है कि एक छत की तरह काम कर रहा है, कंबल की तरह काम करना शुरू कर दे रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे गर्मी जो है वो, उसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये सबको समझना है यहाँ पे। तो देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर भूमंडलीय तापमान का कारण बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि हमारा ये लेयर जो है मोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये लौटता हुआ रेडिएशन जो है वो वापस नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है हमारा एटमोसफियर से, जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी क्या होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। तो ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है, मान लेते हैं परत ही नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो लेयर है वो होता ही नहीं। अगर नहीं लेयर होता तो भी नुकसान होता, क्योंकि दिन के समय देखते कि पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना। क्योंकि रात दिन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लेयर जो है सीधे पृथ्वी पर आने देती, क्योंकि जितना रेडिएशन सूर्य के प्रकाश से आ रही है, जितनी किरणें आ रही हैं, वो तुम्हारे पृथ्वी पर पहुँच नहीं रही है, क्योंकि ये हमारा जो लेयर है उसको रिटर्न यहीं से कर दे रही है। बहुत सारी हैं कि जो पृथ्वी पर बहुत कम ही है जो कि पृथ्वी पर पहुँच पा रही हैं। अब जब रिटर्न होता है, तो रिटर्न होता है ये लेयर ही नहीं होता, तो सारा वापस चला जाता। तो जिसकी वजह से रात में क्या होता है, बहुत ठंडी होती है, जिसके बाद देखेंगे कि पॉसिबल ही नहीं, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो सेकेंड कथन यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल सही है, और पहला कथन भी सही है। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों का दोनों कथन 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। सिंपल सी बातें लिखी हैं कि वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस भी गैस भी कहा जाता है। ठीक, और इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों और कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ते हैं। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। तापमान में यह वृद्धि दुनिया के सबसे ठंडे भागों में बर्फ के पिघलने के कारण बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि तापमान में यह वृद्धि दुनिया के सबसे ठंडे भागों में बर्फ पिघलने के कारण ऐसा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्र में क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती हैं या फिर वो डूब सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुख्य गैस हैं। सेकेंड कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। उपर्युक्त कथन में कौन सा कथन सही है। आसान सा सवाल है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला कथन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुख्य गैसें हैं। बिल्कुल कथन गलत है। मुख्य गैसें हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, हम लोग जानते हैं
कि ऑक्सीजन जो हमारा है वो 21% है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, 78% है। तो ये दोनों मिलाकर के लगभग 99% है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और सेकेंड कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है 78%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो देखेंगे यहाँ पे ये कम मात्रा में नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन आकर के थोड़ा सा इसको बैलेंस को गलत किया है। तो सेकेंड भी कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर होता है क्या होगा, डी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2। अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, इसको व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा छोटे छोटे धूल कण भी हवा में मौजूद होते हैं, ठीक है। जलवाष्प भी मौजूद होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, पौधों के उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस हैं। पौधों के उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस कौन सी हैं? आसान सा सवाल है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर उपर्युक्त में से सभी। पौधों के उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि यार यहाँ तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप क्लास 7 का साइंस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग को एक नाइट्रोजनीकरण पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे देखोगे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। जो डिटेल्स देखते हैं समझ में आएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी भेजते हैं, या फिर भी जाते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन भी जाते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधों को उनके जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को उनके जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं ताकि पौधे इसका उपयोग कर सकें। नाइट्रोजनीकरण जो होता है, नाइट्रोजनीकरण जो होता है वो अब देखेंगे क्लास में पढ़ेंगे तो अब बिल्कुल वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका जो भी सही आंसर है वो क्या है, नाइट्रोजन है। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल लेने का पीछे मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन एक ही आंसर आपको क्वेश्चन आंसर बन पाएगा। लेकिन यहाँ से देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर एक ही में क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन में ये होता है। देखिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। चलिए तो देखते हैं इसको। पहला है, मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि समताप मंडल में होती हैं। और सेकेंड कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत भी होती है। समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत भी होती है। उपर्युक्त कथन में कौन सा सही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा, केवल बी। क्यों होगा देखते हैं। देखिए कहता है कि मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि समताप मंडल में होती है। समताप में नहीं होती, कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं, राइट ना। जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। सेकेंड कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत भी होती है, ठीक है। ओजोन गैस जिसे हम लोग O3 भी कहते हैं, और इसकी जो परत है इसकी मोटाई किस में लोग मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं, डॉप्सन में, ठीक है। ओजोन परत की जो लेयर है, मापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन, ठीक है। तो समताप मंडल ओजोन गैस की एक परत भी होती है। तो ये बिल्कुल सही है, जो कि देखेंगे कि हमारे पृथ्वी के लिए वो कंबल की तरह काम करती हैं, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी का तापमान को बैलेंस करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो सेकेंड कथन यहाँ पे क्या है, सही है। पहला कथन गलत है। तो देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स में कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितना, 13 किलोमीटर है। कहीं कम देखने को मिलेगा, कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सवाल अब ये है कि कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा और कहाँ पे कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे कि ध्रुवों पर जो है वो कम देखने को मिलता है, ठीक है, जबकि भूमध्य रेखा पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है,
समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं कि कहाँ पे इसका हाइट ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। देखिए, जब बात करें हम लोग पहले भूमध्य रेखा के बारे में, तो वहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, यानी कि कह सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा हीट रहता है, गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे होता है क्या है कि जो हमारा जो वायु है वो एक्सपैंड होता है, विस्तार होता है, तो वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा देखने को मिलेगा। ध्रुवों पर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपैंड जो वायु है वो एक्सपैंड नहीं होता है, जिसकी वजह से देखेंगे कि वहाँ पे क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई वो कम है। ठीक है, जबकि ध्रुव ये आपका इक्वेटर पर, इक्वेटर के आसपास जो होता है वो उसकी मोटाई उसके तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, क्योंकि ताप की वजह से इसका जो होता है यहाँ पे, ताप की वजह से क्या होता है, वायु एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोटाई ज़्यादा होता है, जबकि ध्रुवों पर कम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये औसत ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ये औसत ऊंचाई है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपको हाइट देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा होना, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत में होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल हो निहित है और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कौन सी जो मंडल है वो उपयुक्त होती हैं, तो ये समताप मंडल होगा। समताप मंडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, जिसे हम लोग O3 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो मोटाई है, इसे मापने की जो इकाई है, मात्रक है, वो है डॉप्सन। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। पहले दे रखा है कि क्षोभ मंडल की जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है, समताप मंडल का 50 किलोमीटर है, बाह्य मंडल का 80 किलोमीटर है और मध्य मंडल का 80 से लेकर के 400 किलोमीटर है। बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन सही दिख रहा है ना, कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई वो कितना है, 13 किलोमीटर है। समताप मंडल का जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर है, ये भी सही है ना। ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था। और बाह्य मंडल जो है ये कथन गलत है। बाह्य मंडल देखेंगे, बाह्य मंडल जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, और मध्य मंडल जो है वो इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसको थोड़ा सा दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक में। देखिए, जब यहाँ वायुमंडल की संरचना में आप देखेंगे तो जनरली वायुमंडल की जो संरचना है वो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक तो क्षोभ मंडल है, एक समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, वायुमंडल, ठीक है, और एक है बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल को ही तापमंडल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो 5 मंडल है यहाँ पे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल, और एक है आपका बहिर्मंडल। ठीक है ना, यहाँ पे इस आकृति में भी देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, ये है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, और ये है आपका वायुमंडल और ये बहिर्मंडल। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो जब ये क्षोभ मंडल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे उसकी ऊंचाई लगभग औसत जो है ऊंचाई ये 13 किलोमीटर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो आसान सा है। इस बार समताप मंडल जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लगभग से जो ऊंचाई है वो कितना है, 50 किलोमीटर। ठीक है, और यहीं पे समताप मंडल हवाई जहाज द्वारा उड़ाने के लिए क्या होते हैं, आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। और ओजोन गैस की परत इसी में होती है। 3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला तो ये इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। साथ ही ध्यान रखना है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर वो बिल्कुल इक्वल बना होता है। ठीक है, समता समान होता है, आदर्श होता है। ठीक है, अगला फिर ध्यान रखना है कि ओजोन गैस की परत यहाँ पे होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखो यहाँ पे लिखा है ना, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी क्या करता है, रक्षा करती हैं। इसके बाद फिर देखना है आपको मध्यमंडल, इसकी लगभग ऊंचाई कितना है, 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट इसमें कि ये हमारा जो मध्यमंडल है इसमें ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उल्का पिंड किस परत में आने पर वो जल जाती हैं, तो कौन सा परत होगा, मध्यमंडल। ठीक, इसके बाद एक वायुमंडल है। इस बारे में आपको याद रखना है कि ये इसकी जो है ऊंचाई है वो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि ये रेडियो संचार के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है बहिर्मंडल के बारे में, तो उसके बाद जितनी भी ऊंचाई है वो सभी क्या है, बहिर्मंडल में ही आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे इतनी बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आंसर इसका 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब चाहे तो वही चीज़ हमने जो वहाँ पे दिखाया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बातें। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परिवर्तित होती हैं। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं बहिर्मंडल में या मध्यमंडल में, समताप मंडल में, फिर आयन मंडल में। इसका आंसर भी हमने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है इसका आयन मंडल। ठीक है ना। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं किस मंडल से, आयन मंडल। सही आंसर है डी ऑप्शन। डिटेल्स देख लेते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल इसी का एक भाग है। इसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के बीच है। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी पर पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आसान सा सवाल है कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे आदर्श स्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे समताप मंडल। ठीक है। क्या हो जाएगा, समताप मंडल, जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। अगला सवाल लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जलते हैं। सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जलते हैं। कहाँ जलते हैं, क्षोभमंडल में, बहिर्मंडल में, मध्यमंडल में, या फिर वायुमंडल में। तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा मध्यमंडल में। ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है कि वायुमंडल, मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर क्या होते हैं, जल जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयन मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयन मंडल है। तो डिस्कस करने से पहले हम कह देते हैं कि क्या है, गलत है ना। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयन मंडल नहीं है। ठीक है। इसी बात फिर क्या दिया है कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें बहिर्मंडल में, अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए, सेकेंड कथन बिल्कुल सही है कि हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों हल्की गैस हैं और हल्की गैस होने की वजह से देखेंगे कि ये बहिर्मंडल में तैर रही होती हैं। ठीक है। ये बहिर्मंडल है। ठीक है। ये क्या है, बहिर्मंडल है। तो बहिर्मंडल में है तो ठीक है। पहले वायुमंडल है, इसके बाद फिर बहिर्मंडल है। तो सही है कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हल्की है जिसकी वजह से सबसे ऊपर तैर रही होती हैं ऊपरी परत में। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो वो है बहिर्मंडल, आयन मंडल नहीं है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे बताइए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल बी ना, केवल बी। ठीक है, केवल 2 सब सही है। अगला सवाल है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ध्यान रखना है, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आयन मंडल इसी का एक भाग है। ठीक है, इसे तापमंडल भी कहते हैं हम लोग। इसका विस्तार 80 से 40 किलोमीटर के बीच है। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी पर पुनः परिवर्तित कर दी जाती हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ वायु की पतली परत होती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले दे रखा है कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है। सेकेंड कह रहा है यहाँ पे कि सेल्सियस पैमाने पर जल 4 डिग्री सी पर जमता है और 100 डिग्री सी पर उबलता है। बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें पहला कथन के बारे में। पहला कथन सही दिख रहा है कि तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस है। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है। सेकेंड कथन कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर जल 4 डिग्री सी पर जमता है जबकि 100 डिग्री सी पर उबलता है। तो ये 100 डिग्री पर उबलता है, बिल्कुल सही है, लेकिन 4 डिग्री पर ये जमता है, गलत है। 0 डिग्री सी पर देखेंगे कि बर्फ़ के पानी जो है वो जल जो है वो जम जाता है।
तो सेकेंड कथन गलत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ठीक है, देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि वो तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार कौन किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर पानी 0 डिग्री सी पर जमता है और 100 डिग्री सी पर उबलता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, आतपन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। इसके बाद कह रहा है सेकंड कथन में कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? तो हमें जानना होगा पहले कि आतपन होता क्या है। इस आतपन के बारे में हम लोग को जानना होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आतपन का मतलब होता है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। क्या होता है? आतपन का तात्पर्य है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, वह एनर्जी जिसे पृथ्वी क्या करती है? रोक लेती है। अब देखेंगे कि आतपन का जो मात्रा है और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो वो घटती चली जाती हैं। इसलिए देखेंगे तापमान भी क्या होता है? उसी प्रकार से घटता चला जाता है। तो देखेंगे ध्रुवों पर बिल्कुल क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप आतपन का मतलब समझना सिर्फ ये है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी क्या कर रही है? रोक रही है। तो पृथ्वी जब रोकती है तो देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसकी मात्रा क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से तापमान भी आपको देखने को डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं कि पहला क्या दे रखा है। पहला दे रखा है यहाँ पे कि आतपन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आतपन क्या है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। सेकंड कह रहा है कि आतपन की, ये सही है ना, पहला सही है। सेकंड कह रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। नहीं, ध्रुवों की मात्रा ध्रुवों की ओर बढ़ती नहीं है बिल्कुल, बल्कि ये घटती हैं। ठीक है, क्या होता है? घटती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो फिर दूसरा कथन गलत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। देख सकते हैं यहाँ पे आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। किसका? तापमान के वितरण को। आतपन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या दे रखा है? अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च वायु दबाव पर काबू पाने के लिए चंद्रमा पर विशेष सुरक्षात्मक अंतरिक्ष पोशाक पहनना पड़ता है। क्या दिया है? अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च वायु दबाव पर काबू पाने के लिए चंद्रमा पर विशेष सुरक्षात्मक अंतरिक्ष पोशाक पहनना पड़ता है। सेकंड कह रहा है कि चंद्रमा को सतह पर पृथ्वी की तुलना में सघन वायु है। चंद्रमा की होना चाहिए यहाँ पे, चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में सघन वायु है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। क्या लिखा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च वायु दबाव पर काबू पाने के लिए चंद्रमा पर विशेष सुरक्षात्मक अंतरिक्ष पोशाक पहनना पड़ता है। देखिए सुरक्षात्मक अंतरिक्ष पोशाक तो पहनना पड़ता है, लेकिन उच्च वायु दाब की वजह से नहीं। ये कथन गलत है। ठीक है, सेकेंड कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में सघन वायु है, तो वहाँ तो वायु तो देखने को मिलता ही नहीं, तो ये भी कथन गलत है। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं तो बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए क्या दे रखा है कि चंद्रमा पर वायु नहीं है। वायु नहीं तो वायुदाब कहाँ से होगा? पॉसिबल है, इसलिए वायुदाब भी नहीं है। इसलिए पहला कथन यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च वायुदाब पर काबू पाने के लिए, तो वहाँ पर उच्च वायुदाब तो है ही नहीं है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर जाने के दौरान हवा से भरे विशेष सुरक्षात्मक अंतरिक्ष पोशाक पहनने पड़ते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहनते हैं तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनका रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिसकी वजह से देखेंगे एक विशेष प्रकार का उन लोग पोशाक पहनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बात समझ में आया? दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल है 13 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? पहला कह रहा है कि
समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। सेकेंड कथन है उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम जुड़ा होता है। उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम जुड़ा होता है। सेकेंड है थर्ड है कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित के ताप पर के द्वारा प्रभावित होता है। बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए जब भी बात करें क्षैतिज वितरण, क्षैतिज होता था इस तरीके से, और अगर ये बोला जाए वर्टिकल है ना ऊर्ध्वाधर, तो ये इस तरीके से। ठीक है, ये याद रखना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहला कथन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए पहला कथन यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अब देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, वायु दाब जो होता है वो दाब कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या है, वायु दाब कहलाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अब जैसे देखेंगे कि वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब तेजी से गिरने लगेगा, है कि नहीं। सिंपल सी बातें हैं। तो पहला कथन सही होगा यहाँ पे कि ये समुद्र स्तर पर वायुदाब, समुद्र स्तर में कह रहा है कि जो सी लेवल है ना, सी लेवल है, तो वहाँ की तुलना में देखेंगे सर्वाधिक होगा सबसे ज़्यादा सी लेवल पर, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो ये घटता जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखेंगे वायु का दाब कम होता चला जाएगा। कथन सही है पहला। सेकेंड कह रहा है कि उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम जुड़ा होता है, ये कथन गलत है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड कह रहा है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित के ताप पर द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सही है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित के ताप द्वारा प्रभावित होता है। उपस्थित वहाँ जो ताप है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर। तो बिल्कुल ये भी कथन क्या है यहाँ पे सही है। तो पहला और तीसरा सही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको डिटेल्स देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब हो, यहाँ पे क्या होगा, ये गलत है, टाइपिंग है यहाँ पे। ठीक है, वायुदाब होना चाहिए, वायुदाब कहलाता है। ठीक है, दाब क्या है, वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है कि ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दबाव द्वारा प्राप्त होता है, यहाँ प्राप्त नहीं प्रभावित होता है। ठीक है, उपस्थित वायु के द्वारा प्रभावित होता है। इसके बाद है उन क्षेत्रों में जहाँ तापमान अधिक होता है वायु होकर ऊपर उठती है, यानी कि वायु क्या होती है, गर्म होकर के। बहुत यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया गया है। उन क्षेत्रों में जहाँ तापमान, देखिए इसका क्या होगा कि उन क्षेत्रों में जहाँ तापमान अधिक होता है वायु गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। ठीक है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब जो होता है, निम्न दाब वो बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ध्यान रखना है कि निम्न दाब जो होता है बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। निम्न दाब के बारे में याद रखना है। लेकिन वहाँ पे क्या लिखा था, उच्च दाब, है ना। यहाँ पे उच्च दाब के बारे में बोला था, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था निम्न दाब। ठीक है, देखा कथन गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार निर्धारित होता है। एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार निर्धारित होता है। ठीक है, कह रहा है कि एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, ये होना चाहिए था आधार पर निर्धारित होता है। जबकि सेकेंड कथन कह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की ओर वायु गति के पवन कहते हैं। बताना है उपर्युक्त कथनों से कौन सा सही है। तो बात करें हम लोग पहला कथन के बारे में कि एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। एक पवन का नाम उसके आने की दिशा, उसकी दिशा किधर से है, किस दिशा से आ रही है, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि उसको किस पवन के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति को पवन कहते हैं। जैसी बात है कि जो पवन की जो गति होती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती हैं, उसे क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों कथन सही दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है।
डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण, पश्चिम से आने वाली पवन को क्या कहेंगे? पश्चिम पवन कहेंगे या पछुआ पवन कहेंगे। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों को वायु की गति को क्या कहेंगे हम लोग? पवन कहेंगे। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलना है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ जब बहती हैं तो उस वायु की गति को क्या कहेंगे? पवन कहेंगे। अगला सवाल लेते हैं और ये अंतिम सवाल है इस अध्याय का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या दे रखा है कि भूमि और समुद्री समीर अस्थायी पवनों के उदाहरण हैं। भूमि और समुद्री समीर, भूमि समीर और समुद्री समीर जो है वो अस्थायी पवनों के उदाहरण है। और सेकंड कह रहा है कि व्यापारिक पवनें एक छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के विशेष अवधि में चलती हैं। तो बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या है? गलत दिख रहा है। पहला कथन भी गलत है। यह अस्थायी पवन के उदाहरण है पहला, भूमि और समुद्री समीर, तो ये कथन गलत है। और व्यापारिक पवनें एक छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के विशेष अवधि में चलती हैं, ये भी कथन गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स। कहता है कि व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। व्यापारिक जो पश्चिमी और पूर्वी पवनें वो अस्थायी पवनें होती हैं। ये लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के किसी विशेष अवधि में चलते हैं। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में डिटेल से दिखाते तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए वहाँ पे सवाल क्या था कि भूमि और समुद्री समीर अस्थायी पवनों के उदाहरण हैं, तो वो कथन वहाँ पे गलत दिखा था। क्यों दिखा था देखिए ज़रा, यहाँ समझ में आएगा। देखिए स्थानीय पवनें, उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय पवनें। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि किधर गया ये, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। ठीक है, जबकि वहाँ दिया हुआ था कि स्थल एवं समुद्री जो समीर है वो अस्थायी पवन के उदाहरण है। नहीं, ये स्थानीय पवन के उदाहरण है। देखिए पवनें यहाँ पे 3 तरह के दिए हुए। पहला है अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें किसे कहते हैं? तो देखिए व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो हैं वो अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। सिंपल सा कि वर्ष भर लगातार जो निश्चित दिशा में चलती रहती हैं उसे अस्थायी पवनें कहते हैं। जबकि मौसमी पवनें क्या हैं? मौसमी पवनें क्या हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं मौसम के हिसाब से। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, तो ये मौसमी पवनें हो गई। अब स्थानीय पवनें किसे कहते हैं? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में या वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल समीर या फिर स्थल या समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अस्थायी पवनें किसे कहते हैं, मौसमी पवनें किसे कहते हैं और स्थानीय पवनें किसे कहते हैं। ठीक है, बाकी इस बुक में लगभग सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे ले लिया था। अगर कुछ छूटा हो तो देख लेता हूँ मैं एक बार। ग्रीन हाउस के बारे में बता चुके हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ये दोनों मिलाकर के सबसे ज़्यादा मात्रा बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, कहीं 0. हाँ ठीक है 0.03% होगा। ठीक है, वो सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और ये देख लीजिए, जब वायु गर्म होती हैं तो फैलती हैं और हल्की होकर ऊपर उठती हैं। ठंडी वायु सघन और भारी होती हैं, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। इसी प्रकार वायु चक्र ये चलता रहता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं वो वाला फैक्ट कहीं है? तो देख लीजिए। हाँ ये देखिए, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूरज की ऊर्जा के कितना है? लगभग इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर से देख लेते हैं। इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 20 करोड़ है ना। 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग यानी कि लगभग 2 अरबवां ही प्राप्त हो पाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तापमान वगैरह देख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तापमापी क्या है? यह तापमान को मापता है। वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है। जबकि वर्षा मापी ये वर्षा की मात्रा को मापता है। जबकि वात दिग्दर्शी जो होता है वो पवन की दिशा को दर्शाता है। आसमान हमने बता रखा था कि ये तापमान जो है ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे फिर से रोक लेती है उसे आसमान कहते हैं। ठीक है ना, क्या आप जानते हैं? इसको ध्यान दीजिएगा कि तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस है। इस पर आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री पर सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस क्वेश्चन को हमने ले लिया था वहाँ पे। हाँ ये देखिएगा, ये भी हम लोग वहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई आंतरिक पोशाक पहनते हैं।
यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों को इस शरीर पर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं और उनकी मृत्यु तक हो सकती हैं। ठीक है, इस बात फिर ये ध्यान दीजिएगा, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। इसको बता चुके हैं वहाँ पे, ये देख लिए थे, इसको देख लिए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक चक्रवाती वर्षा के रूप में, ठीक है, चक्रवाती वर्षा, और एक पर्वतीय वर्षा, और एक संवहनीय वर्षा। ठीक, ये है इतना चैप्टर। इसमें से कुछ MCQ है, जैसे कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं। तो कौन बचाती है? ओजोन। ठीक है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है? क्षोमंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा समतापमंडल। ठीक है, ना कि मध्यमंडल। ठीक है, इसको टिक कीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका समतापमंडल। जो समतापमंडल है वो बादल विहीन है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर उठ जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है, ये बताना है कि घर बढ़ता है या घटता है या समान रहता है। तो वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्या हो जाएगा? घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्षा। जब वृष्टि तरल रूप में, देखिए तरल रूप में है ना, पानी की तरह जब वो पृथ्वी पर आती है तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ठीक है, बाकी इसको मैच कीजिए और इसका कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायु चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।